Good afternoon, everyone. Good afternoon, guys. Good afternoon, Aditi, Yash. Good afternoon, everyone. अभिजीत, वरद. ओके सो गाइज, आज के क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बेसिकली संडे को आपका जो टेस्ट है उसमें 6 टॉपिक्स आपके आ रहे हैं मैथ से. उन 6 टॉपिक्स पे हम ट्राई विल ट्राई टू कवर ऑल द 6 टॉपिक्स. हर एक टॉपिक से दो चार सवाल हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के. ओके ठीक है, ट्राई करेंगे कि सभी 6 टॉपिक कवर हो पाए, बट जितने भी कवर होते हैं चेक करते हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके गाइस, क्वेश्चन आप नोट करो. द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ the sum of the coefficients of integral powers of x, the sum of coefficients of integral powers of x सॉरी, एक कॉल आ गया था, फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन. द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इंटीग्रल पावर्स ऑफ x in the expansion, in the binomial expansion 1 minus 2 root x whole to the power 50. गाइस, स्क्रीन क्लियर है सभी को? ओके, इज इट रीडेबल, लाइक प्रॉपरली आप समझ पा रहे हो ना जो लिखा हुआ है? ओके ठीक है, वॉइस क्लियर है? ओके ठीक है. सो क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ. सो क्वेश्चन है, द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ x इन द बाइनोमियल एक्सपांशन. बाइनोमियल एक्सपांशन आपको गिवन है 1 माइनस 2 रूट एक्स होल रेज टू पावर 50. ओके ट्राई करो सभी ये क्वेश्चन. नो, वन इज नॉट द आंसर अभिजीत. नो, वन इज नॉट द आंसर. नो रश्मि, दिस इज नॉट द आंसर. इनकरेक्ट है. गाइस म्यूट रखो बाकी लोग. ये मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ. ओके, जिनको भी डाउट आएगा गाइस, सो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन. ओके सो क्वेश्चन सॉल्व करे गाइस ये. ओके सो लेट्स जस्ट राइट द एक्सपांशन. आविष्कार ऑलमोस्ट करेक्ट है, ऑलमोस्ट करेक्ट. ओके देखो सॉल्व करते हैं. अच्छा आविष्कार, कैन यू रेज योर हैंड?
हाँ, अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके, कैसे ट्राई किया आपने क्वेश्चन? सर पहले मैंने ये नोटिस किया कि एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो एक्स के सारे पावर्स में इंटीजर नहीं आएगा। ओके, स्क्वायर रूट है तो हर एक पावर में इंटीजर नहीं आएगा एक्स के पावर में। नहीं आएगा। ओके। तो सर फिर मैंने ये वाला सोचा कि 1 - 2x² रेज टू 50 प्लस 1 - 1 + 2 रे। मतलब पावर 2, पावर 4, पावर 6 ऐसा आना चाहिए ना? हाँ, तो मैंने उन दोनों का कॉन्जिगेटिव ये किया मैंने, अच्छा, जो एडिशन। कॉन्जुगेट का एक्सपांशन है वो भी आपने लिख दिया, राइट? हाँ, वो भी लिखा मैंने। करेक्ट करेक्ट, गुड, वेरी गुड। सही है, यही मेथड है गाइस। देखो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले मान लो इसको एक्सपांड करके आप लिख लो, तो आप चेक करोगे फर्स्ट टर्म तो 1 आ जाएगा, मान लो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, -50c1, फिर क्या आ जाएगा, 2√x आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा आपका, 50c2, 2√x का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे आपके टर्म्स आते जाएंगे, माइनस फिर 50c3, 2√x का क्यूब आ जाएगा। ओके गाइस, ऐसे टर्म्स आपके आते जाएंगे। ऐसे चेक कर लेना, कुछ गलती हो जाएगी कैलकुलेशन में या और कुछ तो बता देना। ठीक है गाइस, तो ये एक्सपांशन है। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि ये टर्म आपको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक्स का पावर कैसा आ रहा है, 1/2 आ रहा है, इंटीग्रल पावर नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक्स का इंटीग्रल पावर आ जाएगा क्योंकि रूट हट जाएगा। यहाँ पे एक्स का इंटीग्रल पावर नहीं आएगा, पावर 3/2 आ जाएगा। सो आपको ध्यान में आ रहा है कि अल्टरनेट टर्म्स ऐसे आ रहे हैं जो हमें यूज करना है, अल्टरनेट टर्म्स के कोइफिशिएंट्स हमें यूज करना है। तो फिर आपने क्या सोचा कि चलो इसका दूसरा वाला एक्सपांशन भी लिख, मतलब दूसरा वाला मतलब कॉन्जुगेट ऐसा सोच सकते हो। x - y होल पावर n लिखा है, तो x + y होल पावर n यूज कर लेते हैं। तो उसको जब आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 50c1, 2√x प्लस 50c2, 2√x का स्क्वायर प्लस 50c3, 2√x का पावर 3, ऐसे चलते जाएंगे गाइज आपके टर्म। अब आपको दिख रहा है कि अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, सो वो टर्म्स जिसमें एक्स का पावर इंटीग्रल नहीं हो कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। सो ये कितना आ जाएगा, 1 - 2√x का पावर 50 प्लस 1 + 2√x का पावर 50 विल बी इक्वल टू, और जब आप ऐड करोगे गाइस तो ट्वाइस आ जाएगा, मतलब 1 2 बार ऐड हो रहा है। फिर आपका 50c2, बेसिकली 2√x का स्क्वायर, ये टर्म 2 बार आ जाएगा। फिर सिमिलरली 50c 4 आ जाएगा, हाँ 50c4 आ जाएगा अगला, 2√x का पावर 4 आ जाएगा। ऐसे आपके टर्म्स चलते रहेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है गाइस तो आप पूछ लो, चैट में आप लिख सकते हो यहाँ तक कुछ डाउट आ रहा है तो। ओके, क्लियर है, गुड। अब गाइस जो हमें फाइंड करना है बेसिकली, ये जो बेसिकली आपका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसमें जो कोइफिशिएंट है उसका सम आपको फाइंड करना है। तो एक तो क्या करना होगा, एक्स को 1 रखना होगा, और बाद में ध्यान रखना 2 से डिवाइड भी करना होगा क्योंकि ये ट्वाइस आ रहा है। तो पहले तो एक्स को 1 रख देते हैं, पुट x = 1, तो कोइफिशिएंट का सम आ जाएगा। यहाँ पे आप एक्स की जगह 1 रखोगे गाइस, तो इधर कितना आ जाएगा, ये -1 का पावर 50 तो 1 हो जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पे तो 1 प्लस मतलब ये 3 आ जाएगा, तो बेसिकली 1, सॉरी, तो देखो क्या आ जाएगा गाइस, 1 + 3 ⁻50 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जो ब्रैकेट में हमें चाहिए वो आएगा, तो 2 से आप डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे बेसिकली आपका कोइफिशिएंट का सम आ गया, 1 + 50c2, 2 का स्क्वायर प्लस 50c4, 2⁻⁴, ये इसका आपका आंसर आ गया। सो आंसर है 1 + 3⁻50 ÷ 2। क्लियर हुआ सभी को ये? ओके, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन गाइज? क्या डाउट है दीपक?
चैट में लिख दो। ओके ठीक है, दीपक कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो दीपक और अपना डाउट बोलो। सर हाउ एक्स केम वन सर? ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो कोइफिशिएंट्स है इसका सम आपको फाइंड, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि देखो कुछ ऐसा लिखा है, मतलब 3x² प्लस 5x प्लस 9x³ मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो x के मतलब ये वेरिएबल के जो भी कोइफिशिएंट्स आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोइफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका सम मुझे चाहिए। तो एक तो तरीका क्या है सम फाइंड करने का कि मतलब 3 + 5 + 9 अलग से लिख दो, आपका सम आ जाएगा। अब लेकिन अगर बहुत सारे टर्म्स है तो हर एक को ऐड तो कर नहीं पाओगे ना, तो हम क्या करते हैं, x की जगह 1 रख देते हैं यहाँ। लाइक चलो ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लो कुछ ऐसा लिखा है 1 + x का पावर 4 ले लेते हैं चलो, तो इसका एक्सपांशन क्या आ जाएगा, 1 + nx, सॉरी n की वैल्यू 4 है, तो 1 + 4x + 4c2x² + 4c3x³ + 4c4x⁴। ठीक है, ये आ गया। अब मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे ये कोई भी मतलब इसका सम बताओ, 1 + 4 + 4c2 + 4c3 + 4c4। सो एक तरीका क्या है, सबको साइड में लिखो, उनको ऐड करो। या दूसरा तरीका क्या है, आप x की जगह 1 रख दो। अब आप x की जगह जब 1 रखोगे तो 4 × 1 4, तो जो कोइफिशिएंट है वही मिल रहा है। x की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 4c2 ही मिल रहा है आपको। तो x की जगह 1 रखने पे राइट साइड में कोइफिशिएंट्स का सम आपको दिख रहा होगा, और क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ पे x की जगह जब 1 रख दोगे तो 1 + 1 2 2⁴ डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। तो कोइफिशिएंट्स का सम x = 1 रख के डायरेक्टली कितना आ गया, 2⁴। क्लियर हुआ दीपक? चैट में लिख दो। ओके ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो, क्वेश्चन नोट करो सभी। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन find the remainder when 8⁻² minus 62⁻² plus 1 is divided by 9। n को कोई भी एक इंटीग्रल वैल्यू एज्यूम कर लेना। n को कोई भी एक इंटीग्रल वैल्यू आप एज्यूम कर लेना। गाइज एक चेंज कर देना यहाँ पे, इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो। ठीक है, एक चेंज कर दो गाइज, फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको एक ठीक है हाँ। सो ये आपको दे रखा है माइनस ऑफ, मतलब माइनस अलग है, 8⁻²n, यहाँ पे प्लस दिया है, और दे रखा है 62⁻² plus 1, और n एक इंटीजर है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, ये गिवन है। अब ये जो भी वैल्यू आएगी इसकी, जब आप इसको 9 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर क्या आने वाला। क्वेश्चन क्लियर है सभी को?
क्या रहा है गाइस आंसर? चेक कर लेते हैं। ओके देखो सॉल्व करते गाइस क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान देना सभी। तो 62 रेज टू 2n+1, अब हमें डिवाइड करना है 9 से। ठीक है, तो हम क्या ट्राई करेंगे, यहाँ पे 9 का मल्टीपल +1 या -1 आ जाए। तो गाइस 63 9 का मल्टीपल होता है, तो 63 -1 लिख दिया 62 को, और ये एक्सपांशन लिख दिया। अब 63, अगर आप ये टर्म्स चेक करोगे गाइस, इन सभी टर्म्स में 63 आ रहा है, मतलब एटलीस्ट 163 आ रहा है। तो जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो 63 तो ऑब्वियसली 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो ये जो ब्रैकेट लिखा है इसको हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, 63 इंटू सम कॉन्स्टेंट लैम्डा, और लास्ट में क्या बच जाएगा गाइस, -1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपांशन को आपने इस तरीके से लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है मतलब माइनस ऑफ, वो तो ठीक है, सब्ट्रैक्शन ये माइनस बाद में कर देंगे हम। यहाँ पे क्या लिखा है, 8 रेज टू 2n। सो 8 को या तो इसको 8 स्क्वायर 64 कर दो, 64 को 63 +1 लिख सकते हो, और ऐसा भी कर सकते हो 8 को आपने क्या 9 -1 भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपको लिखना है। तो मैं 8 को सबसे पहले बेसिकली 8 स्क्वायर होल पावर n करके 64 का पावर n लिख दे रहा हूँ, और फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 63 +1 होल पावर n। और अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ गाइस, देखना ये आपको क्लियर हो रहा है क्या। तो ये आ जाएगा आपका 63 लैम्डा +1, इस टाइप में आ जाएगा। ये क्लियर हो रहा है क्या गाइस, बताओ, यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है तो आप बोल दो। ओके हाँ, अच्छा वैसे लैम्डा नहीं, मतलब कुछ और, मतलब λ1 लिख देते हैं। ओके ठीक है, रुद्र अनम्यूट कर लो। Sir, हाँ रुद्र बोलो। sir, I do not understand the lambda stuff. अच्छा लैम्डा पार्ट देखो। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे अब जैसे ये वाला जो टर्म है, इसमें मतलब 63 इंटू सम कॉन्स्टेंट आएगा। Yes, sir. इसके पहले वाले टर्म में 63 का स्क्वायर होगा। Yes. जैसे इसके पहले वाला टर्म अगर मैं लिखूं, देखो यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं, तो कुछ ऐसा आएगा, 2n+1 c 2n -1 63 का स्क्वायर, कुछ इस टाइप आ जाएगा इसके पहले का टर्म। Yes, sir. ठीक है, तो उसमें से आप 63 कॉमन ले सकते हो। बेसिकली आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो इसमें जो भी टर्म लिखा है, हर एक में से एक 63 तो कॉमन निकाल ही सकते हो आप। Yes. तो मैंने 63 नहीं किया, कॉमन ले लिया, और जो बचा हुआ पूरा टर्म था वो एक इंटीजर होगा, Yes. उसको मैंने लैम्डा बोल दिया। Okay, sir. ओके,
ठीक है, तो और फिर लास्टली क्या बच गया, यहाँ पे तो 63 था नहीं कुछ, ये 63 का पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो इधर नहीं क्या 1 बचा सिर्फ। ओके सिमिलरली जब आप इसको एक्सपांड करोगे, ये 63 प्लस 1, जब देखो इसको अगर मैं इसका एक्सपांशन लिखूं तो देखो कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका NC0 63 का पावर n, ओके। नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका NC1 63 का पावर n-1, ऐसा चलते यस जाएगा। लास्ट सेकंड टर्म क्या होगा आपका NC n-1 63 का पावर 1 होगा, और जो लास्ट टर्म आएगा, लास्ट टर्म आपका आ जाएगा NCn 63 का पावर 0, मतलब वो तो 1 हो गया, ठीक यस है। सर तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आप नहीं क्या लास्ट टर्म को भूल जाओ, उसके पहले के टर्म्स पे फोकस करो, तो 63 कॉमन निकल सकता है, यस तो 63 कॉमन ले लिया, और जो भी बचा हुआ था इंटीजर पार्ट उसको लैम्डा मतलब एक कांस्टेंट बोल दिया, लैम्डा। ओके सर गॉट इट ओके ठीक है, ओके थैंक यू सर ओके कूल। सो गाइज यहाँ तक हमने लिख दिया। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सो हमें किसे डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है 62 रेज टू 2n प्लस 1 माइनस 8 रेज टू 2n, हमें इसे डिवाइड करना है 9 से। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट था वो तो हमारा आ गया 63 इंटू सम कॉन्स्टेंट, मतलब इंटीग्रल कॉन्स्टेंट यहाँ पे, और -1 आ रहा था, हाँ किधर गया, ओके हाँ। सो -1 आ रहा था, ये आ गया, और जो फिर 8 रेज टू 2n है वो कितना आया 63 इंटू सम अनदर कॉन्स्टेंट λ1 बोल रहा हूँ उसको, और +1 आ गया। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो बेसिकली 63 लैम्डा, मतलब 63 अगर मैं कॉमन ले लूं लैम्डा और λ1 में से, तो 63 लैम्डा माइनस λ1, और ये -1 ये -1 -2 आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा है कि ये तो पार्ट पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर -2 आएगा, बट आपको पता है रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता नहीं है। सो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 9 से आप डिवाइड करें तो +9 कर लो और -9 कर लो यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है सभी को। सो बेसिकली ये वाला पार्ट तो 9 से डिविजिबल रहेगा, 9 आप कॉमन लेके बचे हुआ जो भी आ रहा है उसको एक नया कांस्टेंट बोल सकते हो, मान लो मैंने k बोल दिया, और यहाँ पे 9 - 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके गाइस, तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आपका रिमाइंडर आ जाए। ठीक है, अच्छा अभी रिमाइंडर 7 आ रहा है, अब किसी को इसमें डाउट आ रहा है तो गाइस यू कैन रेज योर हैंड और हम डिस्कस कर सकते हैं। यश अनम्यूट कर लो। हाँ सर, मेरा डाउट ये था कि अगर हम लोग 8 रेशो 2n को 9 - 1 ले तो हमको आंसर 9k - 1 आएगा कि 9k+1? नहीं 9 के प्लस, अच्छा ठीक है 9 के प्लस, चलो वैसे आपको बता देता हूँ, 9 के +1 ही आएगा, वो देख लेते हैं चलो। तो 8 रेज टू आपको कितना दे रखा है, 2n दे रखा है, तो 8 को मैंने क्या लिख दिया, 9 - 1 रेज टू 2n, ओके। अब फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका 2nc0 यस 9 रेज टू 2n, यस नेक्स्ट टर्म क्या होगा माइनस ऑफ 2nc1 9 रेज टू 2n-1, अगला टर्म क्या होगा प्लस 2nc2 9 रेज टू 2n-2, अब ऐसे चलते जाएगा, माइनस ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। लास्ट टर्म कितना आएगा, लास्ट टर्म तो बेसिकली क्या होगा 2nc2n 9 रेज टू 0 आ जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा, है ना। हाँ, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, मुझे लगता है क्योंकि प्लस आएगा क्योंकि वो 2n दिया है। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हो कि जब भी पावर ऑड रह रहा है या यहाँ पे ऑड लिखा है तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो देखो हाँ जब यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, राइट। हाँ यस तो यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और अगर मैं इसके पहले का टर्म लिखूं तो माइनस ऑफ 2nc2n-1 इंटू 9 रेज टू पावर 1 आ जाएगा, ओके। यस ओके। अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो लास्ट टर्म को अगर मैं लीव कर दूं और बचे हुए सब टर्म्स देखूं तो इसमें से एक 9 तो कॉमन आप ले ही सकते हो, तो 9 कॉमन लेंगे, बचे हुआ जो भी पार्ट है उसको कांस्टेंट l बोल देते हैं, और लास्ट में क्या बचेगा +1 बच जाएगा। क्लियर हुआ ये यश? यस सर, थैंक यू सर। ओके कूल। गाइस क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो। बेसिकली कुछ टर्म्स गिवन है एनसीआर के फॉर्म में, उसको आपको ऐड करना है, ओके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
ओके आपको ए और बी फाइंड करना है गाइस, फाइंड ए बी। ऑब्वियसली आंसर एन और आर के टर्म में आएगा। ओके श्रेयस, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो श्रेयस। ये सर मुझे लास्ट स्टेप नहीं समझा, प्लस 9 और हाँ ठीक है, देखो हाँ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अच्छा, मान लो एक सिंपल सा मैं नंबर देता हूँ फिलहाल आपको 75। इसको 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा वो बताओ। 75 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ अच्छा, म्यूट हो गया क्या फिर से? ओके, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता है ना, आप अनम्यूट रहा करो। अनम्यूट कर लो श्रेयस। ये सर 3 आता है रिमाइंडर। ये आ जाएगा रिमाइंडर, है ना? मतलब आप सिंपल क्या बोल सकते हो, 75 इज इक्वल्स टू क्या बोल दोगे, 9 8 जा 72, है ना? प्लस 3। +3 आप बोल दोगे, है ना? अब मान लो कोई ऐसा लिख रहा है कि 75 को ऐसा लिखा 9 9 जा 81 -6 ऐसा लिख दिया। वैसे ये भी सही है ना, 9 9 जा 81, 81 -6 कितना होता है? 75 होता है। यस सर। अब मान लो वो ये बोल रहा है कि सर रिमाइंडर तो मतलब ये तो 9 से मेरा रिमाइंडर बोल रहा है वो सर -6 आ रहा है, बट आपको तो पता है रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ है ना? तो रिमाइंडर को पॉजिटिव कैसे करते हैं? जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर एक बार ऐड कर दो उसमें। ओके सर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे +9 कर देता हूँ। देखो इधर मैं +9 कर रहा हूँ और यहाँ पे -9 कर देता हूँ। ओके, अब जब मैंने यहाँ पे -9 किया तो 9 9 जा 81 -9 कितना 72, तो यहाँ पे 9 × 8 आ गया। हाँ और यहाँ पे -6 + 9 कितना आ गया? 3 आ गया। यस सर। तो देखो आपको रिमाइंडर मिल गया, है ना? और सर तो वो क्या 9 के -7 है कि 1 है? 9 के माइनस 7 है कि अच्छा 1 ओके, है? 9 के प्लस, देखो पहले हमारा आ रहा था 9 के -2 आ रहा था, मतलब इस टाइप में आ रहा था। हाँ 63 क्या होता है? 9 का ही मल्टी, मतलब 9 का ही मल्टीपल है ना। हम्म। तो इसको आप 9 इंटू सम कांस्टेंट -2 लिख सकते हो। अब आपको पता है 9 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर -2 तो नहीं बोल सकते हम। हम्म। तो रिमाइंडर को पॉजिटिव कैसे करते हैं? जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, मतलब हम 9 से डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे, तो वो ऐड कर दो। तो मैंने ऐड कर दिया रिमाइंडर में। ये -9 क्यों लिखा? मतलब ऐसा कि भाई इक्वेशन लिख रहे हो तो बैलेंस फॉर्म में लिख रहा हो, और कुछ नहीं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर आ रहा है गाइस? ओके, धनंजय वेरी गुड, काफी लोगों का आंसर सही आ रहा है। मयूर, नील, गुड, वेरी गुड। ओके, डिस्कस कर लेते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनका आंसर आ गया गाइस, कैन यू रेज योर हैंड? ओके, धनंजय अनम्यूट कर लो। यस सर। कैसे सॉल्व किया धनंजय क्वेश्चन? सर मैंने पहले NCR+1 और हाँ NCR ये दोनों को पहले ऐड किया। अच्छा ठीक है, तो इसको 2 टाइम्स लिखा है तो 2 बार लिख देता हूँ, है ना? यस सर। तो NCR-1 प्लस NCR+1 प्लस NCR प्लस NCR, तो ट्वाइस लिखा है तो 2 बार ऐड करें। अच्छा ऐसा लिख दिया। इसके बाद आपने क्या किया? इन दो को कंबाइन किया, आप ऐसा बोल रहे हो? यस सर।
ओके, वेरी गुड। सो गाइज यहाँ पे आपको एक आपने फॉर्मूला स्टडी कर रखा है, उसका यूज हम कर रहे हैं। तो मुझे बताओ धनंजय, NCR+1 कितना हो जाएगा? सर N+1 CR+1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया N+1 CR+1। गाइस किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि यही फॉर्मूले का यूज हम बार बार करने वाले हैं। किसी को डाउट है गाइस? ओके, नो प्रॉब्लम, गुड। इसके बाद क्या किया फिर धनंजय? अब तो 3 टर्म्स बचे आपके पास, 4 टर्म्स जो हमने 4 टर्म्स लिखे थे ये स्टेप में, अब 3 टर्म्स बच गए। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? तो सर जो फर्स्ट और लास्ट टर्म था तो उनके पास कॉमन n था, तो उन दोनों को फिर ऐड किया। करेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे n मतलब सेम है दोनों में, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n लिखा है। तो फॉर्मूला आपका NCR-1 प्लस NCR वो क्या बन जाएगा धनंजय? N+1 CR। N+1 CR बन जाएगा। वेरी गुड, N+1 CR आ गया। इन दो का एडिशन गाइस, N+1 CR आ गया। तो आपका जो स्टेप है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर। तो ये आपका N+1 CR और यहाँ पे आपका N+1 CR+1, तो 2 टर्म्स बच गए। अब फिर से यस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो क्या आंसर आ जाएगा धनंजय? N+2 CR+1। वेरी गुड, N+2 CR+1 है ना? यस ओके, तो ये आंसर आ गया। अब इसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो वैसे बी की वैल्यू अलग भी बोल सकते हैं, मतलब ठीक है, मतलब अच्छा यहाँ पे ध्यान देना आप गाइस, आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो कंपेयर करना है, ये ACB दे रखा है, तो ए आप क्या बोल सकते हो? ए विल बी सर N+2 एंड बी विल बी सर R+1। वैसे बी की एक और वैल्यू लिख सकते हो, आपको एक कंसेप्ट पता है, NCR=NCR N-R होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं N+2C, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? N-R+1 बचेगा। तो बी की वैल्यू वैसे आप N-R+1 भी बोल सकते हो गाइस। ये क्लियर हो रहा है धनंजय? बाकियों को क्लियर हुआ ये पार्ट? चेक कर लो गाइस। वैसे उन्होंने आंसर तो N+2, हाँ हाँ करेक्ट। तो ए की वैल्यू तो N+2 है, बी की वैल्यू आप R+1 भी बोल सकते हो या N-R+1 भी बोल सकते हो। ओके, लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ। तो हमारा तो आंसर क्या आ गया था गाइस, मतलब हमें आंसर लाना था, मतलब एक टर्म में पूरा कन्वर्ट करना था ACB में। सो हमने जब सिंप्लीफाई किया हमारा आंसर कितना आ गया? N+2 CR+1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, वैसे उन्होंने तो आंसर ए की वैल्यू तो N+2 दे रखी है, मतलब ऑप्शंस थे। ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शंस नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो उन्होंने N+2 दे रखी है और बी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से? R+1। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एक देखो आपका फॉर्मूला होता है NCR=NC वो फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो N+2 CR+1 को क्या लिख सकते हैं? N+2 माइनस ऑफ R+1, तो वो कितना हो जाएगा? N+2C(n-R+1) हो गया। अब आप कंपेयर करो, ठीक है, तो आपको बी की वैल्यू अलग मिल जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू N+2, उन्होंने भी ए की वैल्यू N+2 दी है, और बी की वैल्यू R+1 भी बोल सकते हो या N-R+1 ये भी आप बोल सकते हो। क्लियर हुआ सभी को ये? ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आप लिखो। a person has 20 friends. Next question. Okay, a person has 20 friends and he wishes to throw maximum number of parties. A person has 20 friends and he wishes to throw maximum number of parties.
ईच पार्टी कंसिस्ट ऑफ द सेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ईच पार्टी कंसिस्ट ऑफ द सेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन ये है कि बेसिकली जो आप पार्टी बेसिकली आप थ्रो कर रहे हो उसमें ये 20 फ्रेंड्स में से किसी को आपको इनवाइट करना है। तो 20 फ्रेंड्स में से अगर आप 5 फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो तो हर एक पार्टी में वो 5 मतलब 5 5 डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स को आप इनवाइट करोगे। ओके, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अ पर्सन हैज 20 फ्रेंड्स एंड ही विशेस टू थ्रो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज। ईच पार्टी कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ, हाँ तो क्वेश्चन है हाउ मेनी फ्रेंड्स शुड बी इनवाइटेड इन अ पर्टिकुलर पार्टी। हाउ मेनी फ्रेंड्स शुड बी इनवाइटेड इन अ पर्टिकुलर पार्टी। हाँ, काफी लोगों का आंसर सही आ रहा है। एक्चुअली लैंग्वेज, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इनकी इसकी लैंग्वेज इतनी प्रॉपर नहीं है। मैं नहीं क्या आपको सिंपल वे में बता देता हूँ। मान लो देखो गाइस, आप नहीं क्या 3 फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हो। ठीक है, तीन तीन डिफरेंट फ्रेंड्स को आप इनवाइट कर रहे हो। तो मुझे ये बताओ कितनी डिफरेंट पार्टीज आप थ्रो कर सकते हो। अगर आप एक पर्टिकुलर पार्टी में 3 लोगों को इनवाइट मतलब 3 लोगों को ही आपको इनवाइट करना है हर एक पार्टी में, तो आंसर तो ये आ जाएगा ना 20C3। ये क्लियर हो रहा है आपको? 20C3 से बेसिकली आप 3 3 के कितने पॉसिबल डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हो ये आपको पता है। अब जितने पॉसिबल ग्रुप्स हो जाएंगे उतनी पार्टीज आप थ्रो कर सकते हो, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन बेसिकली ये है। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर आप एक पर्टिकुलर पार्टी में आर फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हो, और हर एक पार्टी में क्या सेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। अगर एक पर्टिकुलर पार्टी में आर फ्रेंड्स आ रहे तो दूसरे पार्टी में भी आर फ्रेंड्स ही आना चाहिए, उससे ज्यादा है उससे कम फ्रेंड्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कितने मैक्स मतलब तो आप कितने पार्टीज थ्रो कर पाओगे? 20 CR। ठीक है, अब उन्होंने पूछा अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज थ्रो करना है तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये बेसिकली आपका क्वेश्चन। हाँ, आंसर काफी इजी है और काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आर की वैल्यू होना चाहिए 10। बेसिकली मैक्सिमम पार्टीज आपको थ्रो करना है तो ये वैल्यू आपको मैक्सिमाइज करना है। तो 20 CR की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब आर की वैल्यू 10 होती है ना। बायनोमियल थ्योरम में हमने काफी बार स्टडी किया ही है। पहले वैल्यू इंक्रीज करती है 20C0, 20C1, 20C2, फिर मैक्सिमम को रीच करती है और फिर राइट। तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10। ओके, गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ find the number of divisors of n which are perfect square. Find the number of divisors of n which are perfect square. अब n क्या है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 2⁻³ इंटू 3⁻5 इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻11। n एक नंबर है गाइस, वो आपको दे रखा है। आपको उसके डिवाइजर्स फाइंड करना है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अपना रोल नंबर लिख दो पहले।
पहले रोल नंबर लिख दो अपना ओमकार। नहीं, इनकरेक्ट आंसर है। अभिजीत, मयूर, इनकरेक्ट आंसर है। उन्नति, इनकरेक्ट है। नील, धनंजय इनकरेक्ट आंसर। श्रेय, कृष्णा इनकरेक्ट। ओके चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। नहीं अभिजीत इनकरेक्ट है। ओके सो कैन एनीवन ऑफ यू रेज योर हैंड, क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। उन्नति इनकरेक्ट आंसर है। अद्वैत इनकरेक्ट। हाँ इनकरेक्ट भी आ रहा है तो हाँ डिस्कस कर लेते हैं। ओके अभिजीत कैन यू रेज योर हैंड। अनम्यूट कर लो अभिजीत। यस सर। ओके मान लो क्वेश्चन ये होता कि अभी नहीं क्या आपको परफेक्ट स्क्वायर वाले डिवाइजर नहीं फाइंड करना है। मान लो सिर्फ क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स ऑफ n, कैसे सॉल्व करोगे? Sir, then number of divisors from 2 will be 0, 1, 2, 3. Means 4 numbers. करेक्ट करेक्ट वेरी गुड। तो मैं लिख देता हूँ उसको, मैं लिख देता हूँ जस्ट अ सेकंड। अच्छा आप म्यूट कर लो, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, आप म्यूट कर लो। ठीक है गाइज देखो अगर आपको डिवाइजर्स नहीं वेदांत इनकरेक्ट है। देखो मान लो गाइज अगर आपको डिवाइजर्स फाइंड करना है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, जो पावर +1 आप करते हो यहाँ पे। सो 3+1 इंटू आप यहाँ पे करोगे 5+1 इंटू 7+1 इंटू 11+1। ठीक है ये 3+1 मतलब 4। ये 4 आया कैसे? तो बेसिकली आप 2�3 है तो आप 2�0 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2�1 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2�2 भी सिलेक्ट कर सकते हो, या 2�3 भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ये हो गया। ये 5+1 कैसे आएगा इस 3 का पावर? तो आप 3�0, 3�1, 3�2, 3�3, 3�4 और 3:5। तो 6 चॉइसेस है आपके पास। सिमिलरली 5 के लिए मैं लिख देता हूं 4, 5⁵5, 5�6, 5�7। 7 के लिए बाद में लिख दूंगा, चलो ठीक है बहुत सारे टर्म्स है। अच्छा अब हाँ एक चीज यहाँ पे बता दो गाइस कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, ये आपको पता है क्या? परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो वो प्राइम फैक्टर का मतलब वो जो प्राइम नंबर है उसका पावर बेसिकली इवन आना चाहिए, तभी एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये पता है क्या आपको? पावर शुड बी इवन। यस पावर शुड बी इवन, ये कंसेप्ट पता है? किसी को नहीं पता तो पूछ लो अभी, क्योंकि यही कंसेप्ट का यूज है और कुछ नहीं। नहीं पता ओके। वेदांत कैन यू रेज योर हैंड। अनम्यूट कर लो वेदांत। यस सर। ओके सो देखो परफेक्ट स्क्वायर कोई भी एक नंबर बोलो जो परफेक्ट स्क्वायर है, और स्मॉलर नंबर बोलना मतलब हमें ज्यादा लेंदी ना जाना पड़े, टाइम ना वेस्ट हो। कौन सा नंबर? 25। 25। ओके चलो 25 तो आसान। 25 तो बेसिकली 5 स्क्वायर है। 5 तो आपका वैसी प्राइम नंबर है, तो देखो इसका पावर क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। ओके हेलो हाँ और कोई नंबर बोलो। 36। 36 ओके तो देखो 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर आ रहा है। तो देखो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर आ गया। देखो तो दोनों प्राइम नंबर के पावर देखो इवन आ रहा है। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ चलो 144। तो 144 क्या होता है? देखो गाइस 12 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर 12 बेसिकली क्या है? 2 स्क्वायर मतलब 4 × 3⁻1। अब इसका स्क्वायर आ रहा है
अब क्यू की स्क्वायर आया तो वो 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो देखो 2 का पावर 4 हो गया और 3 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। ध्यान में आ रहा है वेदांत? यस सर। तो देखो मतलब नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो प्राइम मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्राइम नंबर का पावर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ध्यान में आया? यस सर। तो अब ये 4 चॉइसेस है हमारे पास 2 के लिए, जैसे 3+1 हम बोले थे ना 4 चॉइसेस, तो 4 चॉइसेस है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब। इसमें 2 का पावर इवन 2 केसेस में आ रहा है, 0 और ये 2। यस। 2 का पावर 0, 2 का पावर 2। हाँ, यहाँ पे कितने केसेस में इवन पावर आ रहा है, 3 का? 0, 2 और 4। 0, 2 और 4, वेरी गुड। तो यहाँ पे 2 केसेस हो गए, 2 सर। यहाँ पे 3 केसेस हो गए, सॉरी 3 स्क्वायर, सॉरी मैंने गलती से 3 क्यूब को, हाँ 3 स्क्वायर और 3 टू द पावर 4, यहाँ पे 3 केसेस हो गए। यहाँ पे कितने केसेस हो जाएंगे, 0, 1, 2, 4, 6। 2, 3, 4, तो 4 हो गए। अब 7 का अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे पावर, 5 तो 7 का पावर 0 से चलेगा और वो चलते जाएगा 7 के पावर 10 और 7 का पावर 11, तो 12 टर्म आ जाएंगे। तो 6 टर्म्स ऐसे आएंगे जिसमें इवन पावर आ रहा होगा, वो आप लिख के देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ वेदांत? यस सर। तो कितने ऐसे डिवाइजर्स आ जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर रहने वाले हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6, कितना 144 आता है क्या आंसर? यस। ओके कूल, ठीक है, थैंक यू वेदांत। म्यूट कर लो गाइज। आई होप सो ये कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लिखो, फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ, सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, फिर से रिपीट करो गाइस क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल solutions of x plus y plus z, oh sorry, x plus y plus z plus w equal to 20। find the number of non negative integral solutions of, और ये आपको गिवन है एक इक्वेशन। उन्नति इनकरेक्ट आंसर दे रहे हो, हाँ बाकी लोगों का आंसर सही आ रहा है। सीधा फॉर्मूला है गाइस। धनंजय करेक्ट है आंसर, नील वेरी गुड, हाँ उन्नति अभी आपने सही किया आंसर, अभिजीत इनकरेक्ट है। हाँ वैल्यू नहीं हमें फाइंड करना है, आप एनसीआर के टर्म में आंसर बोल सकते हो। मतलब मैं आंसर चलो बता देता हूँ, आंसर उन्होंने दिया है 23C3, कैलकुलेट मत करो, उन्होंने इसी फॉर्म में आंसर दे रखा है। तो ये 20C3 आंसर आ रहा है क्या, ये बता दो सबसे पहले। नहीं आ रहा है तो गाइज यू कैन रेज योर हैंड। बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें एक्सप्लेन कुछ करना नहीं है आपका, सीधा एक फॉर्मूला होता है, इसमें आपको पूरा बता रखा है। वो फॉर्मूला क्या होता है, n+r-1 c r-1 है ना। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोला है, मतलब x y z w सब इंटीजर्स है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, n की वैल्यू 20, r की वैल्यू 4। ये समझ में आ गया आप सभी को, 23C3। अगर किसी को डाउट है गाइज यू कैन रेज योर हैंड। अद्वैत ये कैसे आ जाएगा, हाँ वो तो सही, हाँ वो ये सही है, वो ठीक है।
23C3 को आप हाँ, वो पहले आपने गलत लिख दिया था, हाँ करेक्ट। वैसे उन्होंने आंसर ये दे रखा है, अब आप ये भी बोल सकते हो सर आंसर 23C20 भी आ सकता है, वो तो सही है, NCR इक्वल्स टू NCN-R। पहले अद्वैत आपने यहाँ पे भी 20 लिख दिया था, ठीक है ओके। हाँ दोनों आंसर सही है, बेसिकली उन्होंने ये दिया है 23C3 आंसर दिया। ओके अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब इसमें एक चेंज कर रहा हूँ तो यहीं पे बता देता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन और इक्वल टू 20। क्वेश्चन चेंज कर दिया गाइस, अब इक्वल टू 20 की जगह लेस देन और इक्वल टू 20। अब आपको आंसर फाइंड करना। पूरा सेम क्वेश्चन है, बस इक्वल टू 20 की जगह लेस देन इक्वल टू 20 दे रखा है। आविष्कार इनकरेक्ट है। हाँ मयूर करेक्ट, आविष्कार हाँ अभी करेक्ट बोला अपने आंसर, वेरी गुड। सोम करेक्ट आंसर है। श्रेयस इनकरेक्ट है। अद्वैत इनकरेक्ट। उन्नति करेक्ट आंसर है। सुजेश करेक्ट है, वेरी गुड ओके। जिनका आंसर अच्छा आंसर ये आ रहा है बेसिकली, चलो आंसर तुम्हें बता देता हूँ गाइस। इस सिनेरियो में आंसर है 24C4, ये आंसर है। अब जिनका आंसर आ चुका है गाइस, कैन एनीवन ऑफ यू रेज योर हैंड, डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन। अनम्यूट कर लो आविष्कार। यस सर। कैसे सॉल्व किया आपने ये क्वेश्चन? सर मैंने एक एक्सटर्नल वेरिएबल ए अज्यूम किया। ओके वेरी गुड, तो बैलेंस आउट करने के लिए है ना? यस सर। तो गाइज यहाँ पे जस्ट मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आविष्कार। देखो गाइज क्या है, इन ये जो चार वेरिएबल्स है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसका एडिशन या तो 20 आएगा या 20 से कम आएगा। तो जब 20 आ रहा है एडिशन तो ठीक है, जब 19 आ रहा है तो मान लो मैं एक वेरिएबल a रखूंगा जिसकी वैल्यू 1 कर दूंगा तो 20 बैलेंस आउट हो जाएगा। मान लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 18 आ गया, तो सब पहले मैं इक्वेशन लिख के बता देता हूँ। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस ए एक वेरिएबल हमने ऐड कर दिया, तो जब भी इसका सम 20 से कम होगा तो ये वेरिएबल ए ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लेगा कि 20 वाला मतलब सम 20 आ जाना चाहिए। और ठीक है, ये आपने सही बोला आविष्कार। अच्छा ए का रेंज क्या होगा वैसे आविष्कार? ए तो इंटीजर होगा, कहां से कहां तक मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी ए की? म्यूट कर लिया क्या आपने? हाँ मिनिमम वैल्यू 1 होगी, राइट। सो गाइज यहाँ पे ध्यान देना, अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 20 आ गया तो a हो जाएगा 0, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, 0। हाँ अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 19 आ गया तो मिनिमम a की वैल्यू हो जाएगी, मतलब a की वैल्यू तब हो जाएगी 1। तो बेसिकली a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और x y z और w पहले ही आपको बोल रखे हैं नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो ये भी क्या इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो आंसर क्या आएगा 20 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो गाइस, किसी को अगर डाउट है
तो पूछ सकते हैं। हाँ आविष्कार, अनम्यूट कर लो। सर अगर लेस देन इक्वल टू 20 की जगह सिर्फ लेस देन 20 होता तो ए की मिनिमम वैल्यू 1 होती ना? करेक्ट। ओके सर, थैंक यू। तो उस केस में आपको कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना होता। ठीक है, उस केस में ये आंसर नहीं आता। हाँ ओके, ये क्वेश्चन में कोई डाउट गाइस? ओके देखो, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू जब इक्वल टू 20 होता है तब हमें फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पे क्या इक्वल टू 20 नहीं है, लेस देन इक्वल टू 20 है। मतलब इसकी वैल्यू 20 भी हो सकती है, या 19 भी हो सकती है, या 18 भी हो सकती है, या 17 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बट हमें, हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, हमें तो सिर्फ इक्वालिटी के लिए फॉर्मूला पता है। सो हमने क्या किया, एक वेरिएबल ऐड कर दिया यहाँ पे ए। तो जब भी इसका सम, मतलब इसका सम कुछ भी रहने दो, ए ऐसी वैल्यू एज्यूम करेगा कि इन पांचों का सम बाद में 20 बन जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा सोचो अभी के लिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 20 आ गया, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 20 तो इक्वल टू 20 भी पॉसिबल है। तो मान लो इन चार का सम 20 आ गया, तब ए जीरो वैल्यू एज्यूम कर लेगा। मान लो इन चार का सम 19 आ गया, तब ए 1 एज्यूम करके 20 लेके आ जाएगा सम। इन चार की वैल्यू मान लो 18 आ गई, तो फिर ये ए 2 वैल्यू एज्यूम करके 20 बैलेंस आउट कर देगा। तो बेसिकली इन इक्वालिटी को हमने ए ऐड करके इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया, जहां पे ए की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसी वैल्यूज हो सकती है। ओके, तो अब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या होता है फिर, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। वो फॉर्मूला अप्लाई किया, आपका आंसर आ गया 24C4। क्लियर है गाइस सभी को? उद्धव, क्लियर हुआ आपको? ओके कूल। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। सिक्स्थ और सेवेंथ क्वेश्चन हमने ये कंसेप्ट पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में लिख रहा हूं। फिर क्वेश्चन आप लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 2 raised to 1 by 4 multiplied by 4 raised to 1 by 8 multiplied by 8 raised to 1 by 16, ऐसे चलते जा रहा है अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो अप्रोक्स वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू। चलो ऑप्शंस भी मैं दे देता हूँ। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? ऑप्शंस आपको दिए, या तो वैल्यू 1 आएगी, एक ऑप्शन दिया है 1, एक ऑप्शन दे रखा है 2, एक ऑप्शन दे रखा है 3/2, और एक ऑप्शन दे रखा है 4। ये चार ऑप्शन है आपके पास। इनकरेक्ट आंसर है धनंजय। ओके आविष्कार, कैन यू रेज योर हैंड? Oh, just a second. Avishkar, can you raise your hand?
अनम्यूट कर लो आविष्कार। यस सर। देखो पिछले इसमें आपने ये पूछा ना कि अगर आपने क्या क्वेश्चन पूछा था कि ए की वैल्यू, ओ कि सॉरी, वो अगर लेस देन इक्वल टू 20 की जगह अगर वहां पे लेस देन 20 रहा तो, है ना? यस सर। ओके, सो वो आपने पूछा, लेकिन मुझे लग रहा था उस केस में आप पूछोगे सर आंसर कैसे फाइंड करेंगे, या तो आई थिंक आपको शायद क्लियर है कैसे सॉल्व करना है, तो आपके लिए बस एक टास्क अपन क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। अगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन 20 दिया है तो क्या आंसर आएगा? ओके, सर फिर उसके लिए तो मुझे ग्रेटर देन 1 रहेगा ना, तो बाकी सब तो नॉर्मल ही रहेगा, तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं बन गया फिर वो वापस। हाँ तो आंसर चलो ठीक है, तो मतलब देखो वैसे तो कंसेप्ट हम यही वाला यूज करेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस या पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला, जिसमें फॉर्मूला n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन या n माइनस वन सी आर माइनस वन यूज कर सकते हो। उसमें बस एक दो चेंज करने होंगे। ठीक है, मतलब आपके लिए ये टास्क, आप आंसर फाइंड करो, क्लास के एंड में वेट करो, अपन डिस्कस करें। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है। सर। अच्छा ये तो हो गया गाइज, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? हाँ 2 आंसर आ रहा है, करेक्ट धनंजय, वेरी गुड वेरी गुड। गाइस 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अनीशा करेक्ट, वेरी गुड। श्रेयस करेक्ट है। आर्यन। गाइस कैन एनीवन ऑफ यू रेज योर हैंड, डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन जिनका आंसर 2 आ रहा है। ओके श्रेयस अनम्यूट कर लो। Yes, sir. Sir, it is into 2 raised to 1 by 4 into 4 raised to 1 by 8. So हाँ अपन पूरा like 2 के टर्म में लिख ले. So 2 into 1 by 4 into 2. करेक्ट, वेरी गुड। अगर बेस सेम हो गया तो हम पावर ऐड कर सकते हैं ना, Yes, इंडाइसिस sir. का रूल। करेक्ट, Yes, वेरी sir. गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर 1 बाय 4 इंटू, यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का पावर 2 बाय 8 इंटू, यहाँ पे चेक करेंगे तो 2 3 का by पावर 16. 3 बाय 16। ऐसा चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। तो इंडाइसिस का रूल अगर अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर 1 बाय 4 प्लस 2 बाय 8 प्लस 3 बाय 16 अप टू इन्फिनिटी, ये चलता जाएगा। अब अगर आपने पावर की वैल्यू फाइंड कर ली तो आंसर आ जाएगा, Yes, तो sir. पावर की वैल्यू फाइंड कर ले। AGP यूज लगा के हो जाएगा. करेक्ट, वेरी गुड। ये एजीपी दिख रहा होगा सभी को कि रेशियो, अब आप चेक करो, रेशियो तो 1/2, मतलब देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट टर्म, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट टर्म, और सबको दिख रहा होगा कि एजीपी फॉर्म हो रहा है। तो एजीपी का अप टू इन्फिनिटी का सम फाइंड करते आता है सभी को। शेयर्स आपने कैसे फाइंड किया? सर डायरेक्ट फॉर्मूला. अच्छा वो फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। Yes, sir. ओके करेक्ट, ठीक है, गुड। ओके श्रेयस, थैंक यू। गाइस फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या अगर किसी को फॉर्मूला नहीं भी पता है तो एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसको इनफाइनाइट टर्म्स के लिए या एन टर्म्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं बोल देता हूँ, लेट द सम बी इक्वल टू एस, तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16। अब गाइस देखो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो आपका आ रहा है हाफ। तो आप क्या करो, कॉमन रेशियो से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ एस इज इक्वल टू, जब हाफ से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1/8 आएगा। 1/8 को 2/8 के नीचे लिखो, टर्म्स को शिफ्ट करके हम लिखते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे 2/16, ऐसा चलता जाएगा, है ना, अप टू इन्फिनिटी, ऐसा चलता रहेगा। अब गाइस जब आप अब क्या करो, आप इसे सब्ट्रैक्ट करो, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे s माइनस हाफ एस, तो हाफ एस बच जाएगा। तो हाफ एस कितना आ जाएगा, ये तो 1/4 का 1/4 प्लस, सब्ट्रैक्शन कर रहे गाइस ध्यान देना, तो 2/8 माइनस 1/8 1/8, फिर 3/16 माइनस 2/16 1/16, तो ऐसा चलते जाएगा। अब आप चेक करो गाइस, ये जीपी बन चुका है, अब ये जीपी बन चुका है, ठीक है। काफी लोगों को एजीपी का फॉर्मूला याद नहीं था इनफाइनाइट टर्म्स का, उन्होंने बोला सर कैसे सॉल्व होगा, तो मैंने ये बता दिया आपको। अब लेकिन जीपी का तो फॉर्मूला याद रखना गाइस सभी। तो जीपी का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, a/1 माइनस आर। तो a कितना है आपका, 1/4 अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 अपॉन हाफ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका हाफ आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान रखना ये एस की वैल्यू नहीं है, हाफ एस की वैल्यू है, तो हाफ एस की वैल्यू हाफ आ रही है, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 1, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 1। अब बहुत अच्छा, एक और चीज, बहुत लोग गलती क्या करते हैं, 1 यहाँ पे आता है और बोल देते हैं सर 1 आंसर है, इसको टिक कर देंगे। ध्यान रखना गाइज, ये पावर आ रहा है आपका, ये पावर की वैल्यू 1 आ रही है, तो आंसर क्या होगा 2/1, मतलब आपका आंसर 2 रहने वाला है, ठीक है, आंसर 2 आ जाएगा। ध्यान रखना सिली मिस्टेक्स हो सकती है ऐसे, तो इतना सॉल्व करने के बाद भी गलती हो जाएगी। ओके गुड।
सो गाइज ये क्वेश्चन का आंसर 2 आ रहा है। किसी को डाउट है इसमें? ओके कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 2। द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी, शॉर्ट में T5 लिख रहा हूं। द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 2। एक जीपी आपको गिवन है, उसका फिफ्थ टर्म आपको 2 दे रखा है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द जीपी। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द जीपी। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 2। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द जीपी। काफी लोगों का आंसर आ रहा है और सही आंसर आ रहा है। आंसर ये गिवन है गाइस, ये आपका आंसर आना चाहिए। सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। और ये अभी तक हमने 9 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो ये 9 क्वेश्चन में किसी को भी अगर कुछ डाउट है अप टू दिस 9th क्वेश्चन, गाइस आप पूछ सकते हो अभी। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 9? ओके, सभी का आंसर आ रहा है 512। गुड गुड। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन गाइस? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धनंजय आप चैट में लिख दो तब तक डाउट, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब शॉर्ट में आप लिख दो, वैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो सभी। द अर्थमेटिक मीन and the geometric mean and the geometric mean of two numbers. The arithmetic mean and the geometric mean of two numbers are 9 and 4 respectively. हाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले ये क्वेश्चन लिख लो, प्रीवियस क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नोट कर लो पहले ये। The arithmetic mean and the geometric mean of two numbers are 9 and 4 respectively. Find the quadratic equation. Find the quadratic equation having these two numbers as its roots. Find the quadratic equation having these two numbers as its roots. Find the quadratic equation having these two numbers as its roots.
ओके, आंसर आ रहा है काफी लोगों का। मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप चेक कर लेना, तब तक मैं फिर प्रीवियस क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। आंसर ये दिया हुआ है गाइस। ओके, दीपक कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो दीपक। यस सर। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है? हाँ यस सर। ओके, कैसे ट्राई किया आपने? सर एक मिनट फॉर्मूला बताओ ना उसका क्या है। चलेगा, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, आप म्यूट कर लो, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो दो तरीके से इसको सोच सकते हैं, मतलब बेसिकली टर्म्स अलग अलग लेके। एक मैं बता देता हूँ। मान लो एक मैं नॉर्मल जीपी ले लेता हूँ अभी के लिए, कि ए है ना, ए आर स्क्वायर ऐसा चलते जाएगा अप टू 9 टर्म्स। तो 9 टर्म क्या हो जाएगा, ए आर रेस टू 8 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ए आर रेस टू 8 आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो बेसिकली ए तो 8 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, ए का पावर 9, सॉरी ए 9 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, ए का पावर 9 आ जाएगा। और अगर आप चेक करोगे आर, तो आर इंटू आर स्क्वायर, ये सब तो पावर आप ऐड कर दोगे, तो एडिशन अप टू 8 ये आ रहा है, 1 से लेके 8 तक, तो क्या आ जाएगा, ए का पावर 9 इंटू, अगर आप चेक करोगे 1 से लेके 8 तक का सम क्या होता है, 8 इंटू 9/2, तो 36 आ जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है, तो ये हमें वैल्यू फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया, फर्स्ट टर्म ए एज्यूम कर लिया जीपी का, और कॉमन रेशियो आर एज्यूम कर लिया, तो ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, गिवन क्या है हमें, हमें फिफ्थ टर्म गिवन है, फिफ्थ टर्म 2 है। फिफ्थ टर्म बेसिकली होता क्या है, ए आर टू द पावर 4, ये आपको दे रखा है 2। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपको फाइंड करना है ये, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए का पावर 9 है, तो क्या करो, दोनों साइड को 9 पावर पे रेज कर दो। तो रेजिंग बोथ द साइड्स टू द पावर 9, तो ए आर का पावर 4 होल पावर 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का पावर 9 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, ए का पावर, सॉरी हाँ, ए का पावर 9, और आप चेक करोगे आर का पावर 4 होल का पावर 9, ये आ जाएगा 2 रेस टू 9। ठीक है, तो अगर आप चेक करोगे ए रेस टू 9 और ये आर रेस टू 36, और यही आपको फाइंड करना था, तो आंसर क्या आ गया, 2 रेस टू 9 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 2 रेस टू 9, तो 2 रेस टू 9 बेसिकली कितना हो गया, 512, ये आपका आंसर। क्लियर हुआ दीपक? ओके धनंजय, आपको क्लियर हुआ या, और यू कैन रेज योर हैंड, हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ आर्यन, अल्फा बीटा मतलब, हाँ ठीक है, ओके वो मैं बता देता हूँ पहले। ओके, अच्छा हाँ ठीक है, ओके क्लियर हो गया ना धनंजय, ओके कूल, ठीक है। अच्छा, ये नाइन्थ, ये जो नाइन्थ क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसमें किसी को डाउट है? नो डाउट, ओके। ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है इस 10th क्वेश्चन में? हाँ वो भी सिद्धेश, यहाँ पे आप ये भी कंसिडर कर सकते हो, मतलब टर्म्स, फिफ्थ टर्म को आप ए अगर ले रहे हो, तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है, फिफ्थ टर्म को अगर आप ए ले रहे हो, तो सिक्स टर्म ए आर, मतलब कॉमन रेशियो आर ले रहे हो, तो ए आर, और फिर फोर्थ टर्म ए बाय आर, ऐसे आप पूरा लिख सकते हो। हाँ, फिफ्थ टर्म को ए ले लो, तो सिक्स, और कॉमन रेशियो आर ले रहे हो, तो सिक्स टर्म हो जाएगा ए आर, सेवन टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर, वैसे ही फोर्थ टर्म हो जाएगा ए बाय आर, थर्ड टर्म हो जाएगा ए बाय आर स्क्वायर, वैसे हो जाएगा, उससे भी कर सकते हो। मैं बताया ना, मतलब एक से ज्यादा मेथड से सॉल्व करने के, फिलहाल मैंने ये मेथड यूज कर लिया सॉल्व करने के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। यश, अनम्यूट, कैन यू रेज योर हैंड, फिर अनम्यूट कर लेंगे। हाँ अनम्यूट कर लो यश। यस सर। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो मैं क्वेश्चन एक बार ऐसे बोल देता हूँ कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो नंबर्स है आपके, मान लो वो नंबर्स को मैं अल्फा और बीटा एज्यूम कर लेता हूँ। हाँ। तो वो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन दिया, वो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन दिया है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। हम्म। ठीक है। अब आंसर उन्होंने ये वाला दे रखा है, मतलब ऑप्शन है, वहां से भी आप देख सकते हो, तो ये आंसर दिया उन्होंने लिख दिया। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर आपको रूट्स पता है अल्फा और बीटा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम फॉर्म करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेके। करेक्ट, वेरी गुड, उससे हम फॉर्म कर लेंगे। ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको 9, अर्थमेटिक अल्फा और बीटा का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बाय 2 हो जाएगा ना। सर मैंने एसएनएस ढंग से नहीं किया। अच्छा, मुझे ये तो बता दो जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ। आपने क्या बोला, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। तो मैं हाँ। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ट्राई कर रहा हूँ फाइंड करने का। तो ओके। अल्फा, तो अभी फिलहाल गिवन इन्फॉर्मेशन पे वर्क करते हैं। अल्फा बीटा, इसका अर्थमेटिक मीन 9 है, तो बेसिकली अल्फा और बीटा का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बाय 2। यहाँ ओके। से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। हाँ। ठीक है। ओके, यहाँ पे आते हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा अल्फा बीटा का? रूट ऑफ अल्फा बीटा, वो आपको 4 दे रखा है, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। सर यश। सर आपको मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? क्वेश्चन हाँ, क्या बोल रहा क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्लियर है मेरे को बस ये नहीं समझा आपको वैल्यूज कैसे आई। चलेगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना मैं रीड, मतलब आधा ही क्वेश्चन रीड करता हूँ। मान लो दो नंबर्स है अल्फा और बीटा, मैंने उसको मान लिया। ठीक है। हाँ। उसका अर्थमेटिक मीन दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा हाँ। है। अब मुझे ये बताओ, अल्फा और बीटा का अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा बीटा का अरिथमेटिक में एक। मतलब दो नंबर्स ए और बी है, क्या उसका अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाय 2 लिखते हैं हम? हाँ। दो पॉजिटिव नंबर्स है ना, मतलब ठीक है, वो तो जो भी। हाँ, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का अर्थमेटिक मीन को हम क्या ऐसा लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा बाय 2। यस। ठीक है। अगर अल्फा बीटा दो नंबर्स है, उसके ज्योमेट्रिक मीन को क्या हम ऐसा लिखते हैं? रूट ऑफ अल्फा बीटा। हाँ। ठीक है, ओके। अच्छा, अर्थमेटिक मीन तो क्वेश्चन में 9 दे रखा है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। नहीं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 18। चलो, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से आ गया 18, वेरी गुड। ये अच्छा, क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन आपको दे रखा है 4, तो रूट अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? 16। 16 आ जाएगा। ओके, हाँ, cool। ओके। अब ये आधा क्वेश्चन हो गया, बचा हुआ पार्ट देखते हैं, हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है। हम्म। तो जब आपने, ठीक है, उसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो अगर हमें सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा पता चल जाए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा पता चल जाए, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। हाँ। तो हमारे पास है तो सही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यस। तो बन सर। जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ सर, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आ रहा था, बस मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था एम और जीएम का। ओके ओके, ठीक है, cool। अभी क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ठीक है। गाइस, 10th क्वेश्चन क्लियर है सभी को? प्रणव, कुछ डाउट है आपको? चैट में यस या नो, नो वैसा आप लिख दो। ओके, ठीक है, कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फाइंड, अच्छा ये लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम अप टू 20 टर्म्स, फाइंड द सम अप टू 20 टर्म्स ऑफ, find the sum up to 20 terms of, ये आप लिख लो। 20 टर्म्स है गाइस, हाँ, ठीक है। बेसिकली सम के मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे 20 टर्म्स को आपको ऐड करना है और आपको बताना है कि सम क्या है। ट्राई करो।
ओके, श्रेय 8 क्वेश्चन आप बोल रहे हो? अच्छा, ओके। क्लास के बाद देख लेंगे वो, आप वेट करना क्लास के बाद, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ओके ओमकार, अभी तो हाँ यही करेक्ट आंसर है। आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है यहाँ पे। ओमकार देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मतलब कुछ कंडीशन दिया है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फॉर्म कर दिया, बस ये आपका आंसर आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपको फॉर्म करना था। श्रेय 8 क्वेश्चन के लिए हाँ क्लास के बाद आप वेट करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कृष्णा सही आंसर है, वेरी गुड। मैक सही आंसर, नील इनकरेक्ट, अभिजीत चेक करो, धनंजय इनकरेक्ट आंसर, उन्नति इनकरेक्ट, आविष्कार इनकरेक्ट, अभिजीत इनकरेक्ट। सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आंसर अभी तक करेक्ट आया है। मैक आपका आंसर करेक्ट है। केतकी इनकरेक्ट, सुजेश वेरी गुड। चलो अभी आपका भी आंसर सही हो गया। नील ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूँ। उन्नति करेक्ट आंसर। आंसर आ रहा है गाइस 20/41, ये आपका आंसर आना चाहिए। सॉल्व करे क्वेश्चन, या जिनसे सॉल्व हो चुका है गाइस कैन यू रेज योर हैंड, डिस्कस कर लेते हैं। उन्नति अनम्यूट कर लो। यस सर। कैसे सॉल्व किया आपने क्वेश्चन? सर ये टेलीस्कोपिक सीरीज है तो करेक्ट, वेरी गुड, मैंने टेलीस्कोपिक सीरीज है। हाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया क्योंकि जो नीचे डिनोमिनेटर है उनका डिफरेंस 2 है। करेक्ट, वेरी गुड। जस्ट अ सेकंड, मैं वो नोट कर लेता हूँ। सो गाइज आप यहाँ पे चेक करो, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम वो डिफरेंस यहाँ पे ट्राई करते हैं लाने का। तो यहाँ पे 1 लिखा है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। हर जगह देखो वैसी है, डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस आ रहा है आपका। जनरल टर्म लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो उन्नति आपने जनरल टर्म लिख के सॉल्व किया या डायरेक्टली सॉल्व कर दिया? जनरल टर्म नहीं लिखा मैंने, डायरेक्टली ओके ठीक है, डायरेक्टली। हाँ देखो जनरल टर्म से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो डायरेक्टली सॉल्व करते गाइस, तो पहले 2-3 टर्म्स देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। तो ये टर्म में अगर मैं चेक करूँ तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हमें s फाइंड करना है। बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2s हो जाएगा 2/1 × 3 प्लस 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 7। ध्यान रखना इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है, 20 टर्म्स है, बट अभी के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। हाँ उन्नति, इसके बाद क्या किया आपने नेक्स्ट स्टेप? मैंने 20th टर्म निकाला। ओके ठीक है, तो 20th टर्म कैसे फाइंड किया, मतलब कैसे पता चलेगा 20th टर्म क्या है? एपी करके फाइंड किया क्योंकि 1 3 5 है ना। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी फर्स्ट गुड। जो टर्म है। हाँ करेक्ट। सो गाइज यहाँ पे चेक करो, टर्म कैसे फाइंड कर सकते हो आप। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये एपी है बेसिकली। तो अगर आप चेक करोगे तो ये जो 20th टर्म है, 20th टर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 20th टर्म बेसिकली कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा, राइट उन्नति? यस सर। एपी का आप यूज कर सकते हो, प्लस जो अगला टर्म है वो तो उससे 2 ग्रेटर है, तो 39 × 41 आ जाएगा। तो ये आपका 20th टर्म आ जाएगा। एपी का यूज आप कर सकते हो 20th टर्म फाइंड करने के लिए। चलो यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया उन्नति। नेक्स्ट स्टेप? फिर मैंने 3 - 1/1/3 1 × करेक्ट, गुड। 3। तो हर एक के न्यूमरेटर को वो डिनोमिनेटर के टर्म्स के फॉर्म में, मतलब 3 - 1/1 × 3 प्लस 5 - 3/3 × 5 प्लस 7 - 5/5 × 7, ऐसा चलते जा रहा है। और लास्ट में आ जाएगा 41 - 39/39 × 41। अब हम क्या करते गाइस, अब नहीं क्या इसको सेपरेट कर देते, तो 1 × 3 जब 3 को डिवाइड करेगा डिनोमिनेटर में 1 बच जाएगा, तो 1/1। अच्छा इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, सॉरी। हाँ तो क्या 1/1 माइनस, जब 1 × 3 1 को डिवाइड करेगा तो 1/3 आ जाएगा, प्लस
यहाँ पे आ जाएगा गाइज 1/3 माइनस 1/5, या उल्टा लिख दिया क्या ये? नहीं अब सर 3 into बराबर 5 इसको नहीं सही लिखा है ना? हाँ ठीक है, ओके 1/5 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा आपका 1/5 माइनस 1/7। ऐसा सॉल्व करते जाओगे तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा 1/39 माइनस 1/41। यहाँ तक आ रहा था उन्नति? यस सर। इसके बाद फिर बाद कैंसिल आउट होते जाएंगे में टर्म्स, है ना? फर्स्ट और लास्ट टर्म छोड़ के सब कैंसिल। करेक्ट, वेरी गुड। तो ये टर्म में बेसिकली ये टर्म के मतलब 1/3 ये कट हो जाएगा, 1/5 ये कट हो जाएगा, ऐसा सब कैंसिल आउट होते जाएगा। तो सिर्फ दो टर्म मतलब हाँ मतलब बचेगा क्या 1/1 माइनस 1/41 बच जाएगा। अच्छा आंसर 20/41 नहीं आ रहा है क्या? सॉरी 2 लिखा है ना उधर, हाँ वही तो, एक मिनट एक मिनट कुछ गलती हो रही है। हाँ ठीक है क्लियर हो गया। ध्यान रखना गाइज, ये जो आंसर है काफी लोग, हाँ मतलब मैं भी कंफ्यूज हो गया था वैसे यहाँ पे। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 40/41। लेकिन ये आंसर गाइज 2s का है, ये ध्यान रखो, ये आंसर s का नहीं है। कुछ लोग ये आंसर बता रहे थे, तो 2 से डिवाइड करना होगा। करेक्ट, वेरी गुड। तो s आ जाएगा आपका 20/41, ये आंसर आ जाएगा करेक्ट। थैंक यू उन्नति। गाइस चेक कर लो सभी, कुछ डाउट आ रहा है ये क्वेश्चन में तो आप पूछ लो। ओके कूल, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, इफ tan a, ठीक है क्वेश्चन आप लिख लो पहले, फिर बाकी आपके डाउट्स देख लेते हैं जो भी आप डाउट्स पूछ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan a and tan b, if tan a and tan b are the roots of the equation, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, x² - px + q = 0। फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, if tan a and tan b are the roots of the quadratic equation x² - px + q = 0, then find the value of sin² a + b। गाइस इसकी वैल्यू फाइंड करना है, sin² of a + b। ऑब्वियसली आंसर p और q के टर्म में आएगा, p और q के टर्म में आंसर आने वाला, sin² a + b आपको फाइंड करना। सॉल्व करो ये। देखो अभी जी जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जनरल टर्म से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जो आपको आसान जा रहा है। अब दोनों ट्राई कर लो, देखो किससे आपको ये 11th क्वेश्चन में आसान लगता है, ऐसे सॉल्व करना है जनरल टर्म से, वो आप चेक कर लो। ओके उमेश, 20th टर्म हमने कैसे फाइंड किया? ओके इस केस में आप देखो, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे डिनोमिनेटर में, आप देखो यहाँ पे 1 आ रहा है। चलो इधर बता देता हूँ, डिनोमिनेटर में देखो, अच्छा न्यूमेटर तो हर जगह 2 है, तो यहाँ पे भी न्यूमेटर क्या आ जाएगा 2, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। ओके डिनोमिनेटर में चेक करोगे, दो टर्म्स है, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो फर्स्ट टर्म हम फाइंड कर रहे हैं डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 5, तो आप देखोगे 1 3 5 ये टर्म्स तो एपी में आ रहे हैं आपके। तो आप क्या करो, एपी का कंसेप्ट यूज करके 20th टर्म फाइंड करो। अब एपी का फॉर्मूला क्या होता है, 20th टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। तो वो कितना हो जाएगा, a कितना है यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया, n मतलब 20 था तो कितना आ जाएगा वो 20 - 1 19, 19 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो वो 2 लिख दिया। तो 1 + 38, तो 1 + 38 कितना आ गया 39। तो यहाँ से पता चल गया कि जो 20th टर्म है उसका डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 39 आएगा।
तो 39 आ गया। अब अगला 2 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 41 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 39 इंटू 41। क्लियर हुआ उमेश? ओके कूल। चलो ठीक है, कुछ लोगों का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ और आंसर मतलब जो आंसर उन्होंने दिया है वो बता देता हूँ क्या है, फिर आप ट्राई कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन ये है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। उसके रूट्स आपको बोले है tan ए और tan बी, उसके रूट्स आ रहे हैं। आपको साइन स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आंसर जो उन्होंने दिया है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आंसर है पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर। ये उन्होंने आंसर दिया है गाइस, चेक करो ये आंसर आ रहा है क्या, डिस्कस कर लेंगे फिर। ओके ठीक है, धनंजय अनम्यूट कर लो। यस सर। कैसे सॉल्व किया धनंजय ये क्वेश्चन? सर पहले मैंने tan ऑफ a प्लस बी निकाला, तो ओके वो मुझे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। करेक्ट तो मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को सब्स्टिट्यूट करके p अपॉन 1 माइनस 2 मिला मुझे करेक्ट tan ऑफ a करेक्ट। प्लस। ठीक है, जस्ट अ सेकंड यहाँ पे रुक जाना, मैं लिख देता हूँ इतना। सो गाइज यहाँ अगर आप चेक करोगे ना साइन स्क्वायर ए प्लस बी, तो बेसिकली एंगल्स आप देखो कंबाइन हो चुके हैं ना, यहाँ पे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला माइट बी। तो हमारे पास tan ए और tan बी, तो हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट tan के रिस्पेक्ट में तो एंगल्स कंबाइन करके मतलब कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो tan ऑफ ए प्लस बी बेसिकली क्या होता है आपका, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। अब गाइस tan a प्लस tan b तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और tan a इंटू tan b क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर आप सम ऑफ रूट्स चेक करोगे तो p आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चेक करोगे तो q आ जाएगा। तो बेसिकली tan ऑफ a प्लस b की वैल्यू आ रही है p अपॉन 1 माइनस क्यू। चलो यहाँ तक तो आ गए हम धनंजय। अब tan a प्लस b से साइन स्क्वायर a प्लस b तक कैसे जाए? यस सर, फिर से मैंने इसे स्क्वायर कर लिया, ओके तो मुझे मिला p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू द होल स्क्वायर। ओके तो उसको मैंने इन्वर्स कर दिया, तो मुझे cot स्क्वायर a प्लस बी मिल गया। करेक्ट गुड और फिर उसमें मुझे मैंने 1 ऐड करके साइन कोसेक स्क्वायर a प्लस बी मिला। करेक्ट, और उसके बाद में रेसिप्रोकल लेके फिर आंसर आ जाएगा आपका, यस। है ना? करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू धनंजय। गाइस देखो इसे हम tan a प्लस बी से, अभी धनंजय ने बताया साइन स्क्वायर a प्लस बी तक कैसे जाता है, मैं तो उल्टा लिख देता हूँ, माइट बी साइन स्क्वायर a प्लस बी। अब हमें फाइंड करना है, हमें साइन स्क्वायर a प्लस बी फाइंड करना है और हमें tan a प्लस बी के बारे में पता है। तो साइन स्क्वायर a प्लस बी को आप एटलीस्ट कोसेक स्क्वायर, फंडामेंटल आइडेंटिटी आपको याद आना चाहिए। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी में मतलब tan किस में आता है, मतलब tan सेक के मतलब वो फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है। लेकिन tan को आप कॉट के फॉर्म में भी लिखते हो, तो कोसेक कॉट के बीच में फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है। और साइन को आप कोसेक के फॉर्म में लिख सकते हो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी को आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। फिर इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। बस बात खत्म, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो या इसको tan के फॉर्म, मतलब बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस, अब कॉट स्क्वायर क्या मतलब कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल करके स्क्वायर कर दो, तो रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्यू बाय पी। और उसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस क्यू का स्क्वायर और पी का स्क्वायर आ जाएगा गाइस। इसके बाद कुछ नहीं, आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब एलसीएम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लिया, पी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो ये फाइनली आपका आंसर है। क्लियर हुआ गाइस सभी को ये क्वेश्चन? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो। हाँ वैसे भी आप ट्राई कर सकते हो अद्वैत, वैसे भी आप ट्राई कर सकते हो, करेक्ट है। आंसर आ गया आपका अद्वैत? यस ओके करेक्ट।
गाइज हम यहाँ पे नहीं, क्या मतलब ट्रायंगल आपने स्टडी किया होगा ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर tan थीटा दे रखा है तो sin थीटा कैसे फाइंड करना है, ये सब। तो आप ट्रायंगल एज्यूम करके भी सॉल्व करना चाहते हो तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। माइट भी आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम किया, आपको पता है ऐसे मेथड्स हमने यूज किए हैं सॉल्व करने के लिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम किया, मान लो ये एंगल आपने बोल दिया अभी के लिए a+b, ठीक है। तो tan का डेफिनेशन क्या होता है, अपोजिट साइड, तो इसको आप p बोल सकते हो, ठीक है। tan का डेफिनेशन क्या, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये p हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस क्यू। आपको साइन स्क्वायर फाइंड करना है तो ठीक है, पहले साइन ऑफ a+b, साइन का डेफिनेशन क्या होता है, अपोजिट बाय, करेक्ट, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैसे आ जाएगा, बेसिकली इन दोनों के मतलब स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब साइन a+b फाइंड कर लो यहाँ से, उसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ गया। करेक्ट, गुड, ये भी मेथड है आपका। यस, करेक्ट, ये मेथड भी यूज कर सकते हो गाइस। ओके, तो दोनों मेथड्स क्लियर हो गए आपको। ओके, कूल, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो। if the two quadratic equations लिखे हैं यहाँ पे, चेक कर लो। पहला इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस 2 इक्वल टू 0, जहाँ पे a और b रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। इफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड ax² प्लस bx प्लस 2 इक्वल टू 0, जहाँ पे a और b बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, have at least one root in common, then find the value of a and b. Then find the value of a and b. सॉल्व करो गाइस ये क्वेश्चन। ओके, आंसर आ रहा है। श्रेय करेक्ट आंसर है, गुड। आविष्कार इनकरेक्ट। श्रेय, हाँ करेक्ट आंसर है श्रेय। मैं करेक्ट आंसर, गुड। अभिजीत इनकरेक्ट आंसर। ओके, डिस्कस कर लेते हैं। अनम्यूट कर लो श्रेय।
Yes, sir. क्या आंसर आ रहा है श्रेय? Sir, A equals to 4, B equals to -14. करेक्ट, वेरी गुड। कैसे सॉल्व किया आपने? सर मैंने पहले 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के का एक रूट निकाला, तो वो एक गंदी सी वैल्यू आ रही थी, इरैशनल वैल्यू। तो करेक्ट, गुड। सो गाइज जस्ट अ सेकंड में लिख देता हूँ। तो गाइज श्रेय ने क्या ट्राई किया कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड करके देखते क्या है। तो उसने जब रूट्स फाइंड किए तो उसे ध्यान में आया कि रूट्स आ रहे इरेशनली रूट्स आ रहे थे ना श्रेय? हाँ सर। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने क्या सोचा? फिर इरैशनल रूट है तो दूसरा रूट भी उसका कॉन्जुगेट ही होगा। करेक्ट। तो एक कंसेप्ट आपने स्टडी किया गाइस कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स है, मतलब यहाँ पे a b और 2 जो लिखा है, अगर ये रैशनल नंबर्स है, ये जरूरी है, अगर ये रैशनल नंबर्स है तो अगर एक मतलब बेसिकली अगर इरैशनल रूट्स आएंगे अब इस इक्वेशन के तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, ये कंसेप्ट है। तो बेसिकली एक रूट नहीं, वो दोनों रूट ही कॉमन हो जाएंगे, राइट श्रेय? यस सर। तो मैंने अंदाजा लगा लिया दोनों रूट कॉमन है, इसलिए फिर उनका रेशियो सेम होगा। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू श्रेय। सो गाइस, एक बार अगर आपको ध्यान में आ गया कि दोनों इक्वेशंस के रूट्स सेम है, दोनों रूट सेम है, तो आपका कंसेप्ट क्या होता है? कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। तो a/2 विल बी इक्वल टू b/-7 विल बी इक्वल टू 2/1। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, b की वैल्यू तो -14 आ जाएगी और a की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। चेक कर लो गाइज, ये किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन में लिख देता हूं यहाँ पे। सिद्धेश जस्ट अ सेकंड, क्लास के बाद वो डाउट आपका पूछ लो। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो गाइज एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करना है, वो एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन अच्छा, और कंडीशन दिया है यहाँ पे इफ 5 tan थीटा इक्वल टू 4, ये दे रखा है 5 tan थीटा इक्वल टू 4। हाँ ओके सिद्धेश, अगर आपको 13 क्वेश्चन में डाउट है यू कैन रेज योर हैंड और हम डिस्कस कर सकते हैं। उमेश, दोनों रूट्स कॉमन आ रहे हैं ना, तो दोनों रूट्स कॉमन आ रहे हैं तो फिर डायरेक्ट आपने वो कंसेप्ट यूज कर लिया, तो आंसर जल्दी आ गया, है ना? ओके हाँ, अब ये क्वेश्चन का गाइज आंसर 1/6 आ रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर है 1/6। चेक कर लो सभी लोग, और अगर डाउट आता है तो पूछ लेना इसमें। सिद्धेश अनम्यूट कर लो। हाँ सर, मैं जस्ट ये पूछ रहा था कि हाँ हम सर ने फॉर्मूला लिख के दिया है B1C2 माइनस B2C1 इंटू हाँ, B1। वो सर ने वो फॉर्मूला 1 कॉमन रूट के लिए दिया होगा, राइट? हाँ यस। हाँ, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? एटलीस्ट 1 कॉमन रूट है, मतलब एक होगा या 2 हो जाएंगे। अब जो गिवन क्वेश्चन था उससे हमने क्या डिराइव कर लिया कि दोनों रूट्स कॉमन होने चाहिए। ये पहले क्लियर हुआ क्या आपको? हाँ ठीक है। और अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो एक आसान वाला फॉर्मूला है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। हाँ यस सर, वो रेशो वाला। हाँ, रेशियो वाला, तो वही यूज कर लिया यहाँ पे। तो दोनों रूट्स कॉमन आ गए। तो एक्चुअली मैं सेकंड इक्वेशन में a1 b1 c1 मान रहा हूँ और फर्स्ट इक्वेशन में a2 b2 c2 मान रहा हूँ। ओके
ठीक है, तो उसका रेशियो लिख दिया a/2 इक्वल टू b/-7 इक्वल टू 2/1। यहाँ से a b की डायरेक्ट वैल्यू आ गई आपकी। हाँ सर। ओके ओके कूल, ठीक है गाइस। जो नेक्स्ट ओके गाइस, ये 14 जो क्वेश्चन है उसका आंसर 1/6 आ रहा है। अब किसी को डाउट है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स और यू कैन रेज योर हैंड, हम डिस्कस कर लेंगे। नो डाउट, ओके। यश, आंसर 1/6 है। अगर आपका आंसर कुछ और आ रहा है यू कैन रेज योर हैंड और हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है यश आपको 1/6 आंसर? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन गाइज, इसके बाद हमने क्या आज का लेक्चर एंड कर देंगे। आपका एक और लेक्चर है क्या अभी इसके बाद? अच्छा 7 PM को है, ओके। श्रेय अनम्यूट कर लो। यस सर। सर मेरे को डाउट था वो पहले ओके वाले का। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ आपका आज एक और लेक्चर है क्या 7 o'clock को? हाँ सर। ओके ठीक है, तो ये लास्ट मतलब 15th वाला लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे और कंप्लीट कर देंगे। हाँ डाउट बताओ। सर वो 8th वाले को सर। 8th वाले क्वेश्चन, ओके ओके ठीक है। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और फिर नहीं क्या अपन लेक्चर स्टॉप कर देंगे। फिर अगर किसी को 1 से लेके 15 तक कोई भी डाउट है और आविष्कार हमें, मैंने एक क्वेश्चन बोला तो वो हमें डिस्कस भी करना है, उतना डिस्कस करके क्लोज कर देंगे। तो बस ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। देखो ये दिया है गाइस, अल्फा की वैल्यू जो है, अल्फा जो एंगल है पाई से 3π/2 के बीच में ऐसा बोल रखा है। गिवन एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, बेसिकली उन्होंने ऑप्शंस क्या दिए वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। आप बताओ क्या आंसर आना चाहिए। सो 1/sin अल्फा -1/sin अल्फा 2/sin अल्फा -2/sin अल्फा, ये आपका क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आना। इनकरेक्ट है धनंजय। आविष्कार इनकरेक्ट आंसर। वरद इनकरेक्ट आंसर। ओके जिनका लास्ट क्वेश्चन, ओके लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जिनसे लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ। देखो गाइज यहाँ पे क्या है, 5 tan थीटा इक्वल टू 4, मतलब एक तरीके से आपको tan थीटा की वैल्यू दे रखी है। tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 4/5। ठीक है, ये एक है। तो जैसे ट्राइंगल ड्रॉ करके आप, मतलब वो भी एक तरीका है, लेकिन उसमें फिर थीटा कौन से क्वाड्रेंट वो सब बातें आ जाएगी। सिंपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे tan थीटा जनरेट कर देता हूँ। देखो ठीक है ना, यहाँ पे देखो tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, शायद उससे वैसे मतलब आंसर में फर्क पड़ सकता नहीं, वो भी चीज होती है। ये एक्सप्रेशन में माइट भी फर्क ना पड़े। तो ध्यान दो यहाँ पे, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, tan थीटा की वैल्यू 4/5 दे रखी है। अगर गिवन एक्सप्रेशन को मैं tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो आसान हो जाएगा। अब साइन थीटा है, अगर मैं इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमेटर को भी डिवाइड कर देता हूँ कॉस थीटा से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देता हूँ कॉस थीटा से, तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। तो 5 sin थीटा बाय कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा, और -3 आ जाएगा कॉस बाय कॉस तो 1 हो जाएगा अपॉन 5 tan थीटा प्लस 2, क्योंकि कॉस बाय कॉस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो 5 इंटू 4/5 -3 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 2। अब ये कितना आ गया 4 - 3 अपॉन 4 + 2, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/6। क्लियर हुआ दीपक ये? हाँ ठीक है। ओके अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है
ऑप्शन डी, उन्होंने ऑप्शन डी आंसर दे रखा है। जिनका आ चुका है आंसर गाइस, यू कैन रेज योर हैंड और हम डिस्कस कर लेंगे ये क्वेश्चन। अनम्यूट कर लो धनंजय। यस सर। कैसे सॉल्व किया आपने क्वेश्चन ये? सर मैंने पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, या मैं ऐसा बोल देता हूँ कि रैशनलाइज कर देते हैं ना। हाँ यस सर। ओके, तो रैशनलाइज कर देते हैं यहाँ पे। सो रैशनलाइज करने के लिए पहले इसमें क्या करोगे, 1 माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, राइट? यस सर। अच्छा, मैं शॉर्ट में कॉस अल्फा को अभी के लिए ऐसे लिख रहा हूँ ताकि क्विकली हम लिख सके। तो क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। अब आपने क्या कर दिया यहाँ पे, 1 माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। सिमिलरली जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो लिखा है रूट के अंदर 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। आपने क्या कर दिया यहाँ पे, 1 प्लस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ओके ठीक है, ये आ गया। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा बताओ धनंजय? एक तो 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना? यस सर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा। करेक्ट, वेरी गुड। ए प्लस बी ए माइनस बी गाइस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। प्लस यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में फिर से वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब Yes, रूट हम ले रहे हैं, तो रूट लेते हुए, हाँ अब नेक्स्ट स्टेप बताओ धनंजय। तो सर स्क्वायर हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, स्क्वायर और रूट। हाँ तो बचेगा 2 अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, अब देखो गाइस क्या यहाँ पे एक मतलब चलो ठीक है सॉल्व कर देते हैं। मान लो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। अब आप चेक करोगे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड कर लोगे तो कॉस अल्फा कट हो जाएगा, आंसर आएगा 2 बाय साइन अल्फा। बट उन्होंने आंसर 2 बाय साइन अल्फा नहीं दिया है, -2 बाय साइन अल्फा दिया है। इसका रीजन क्या है धनंजय? सर क्योंकि हमारा जो अल्फा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और साइन अल्फा वहाँ पे निगेटिव होगा। हाँ ठीक है, देखो एक मिनट, मतलब आप तो मतलब आपने कंसेप्ट, चलो ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो गाइज यहाँ पे गलती क्या हो जाती है हमारे से, जब आप रूट फाइंड कर रहे हो तो आपने ये आंसर बोल दिया। एक्चुअली आंसर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप मॉड लिख। देखो गाइज मैं बताता हूँ, मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। √4 कितना होता है, 2 होता है, क्लियर। लेकिन अगर आप Yes, डायरेक्ट ऐसा बोल रहे हो कि ये रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो अब तो आप आंसर -2 बोल दोगे ना। हाँ यस सर। तो हमेशा ध्यान रखना, मतलब ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, ये ध्यान रखना। यस सर। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मॉड लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मॉड लिख देता हूँ। अब थर्ड क्वाड्रेंट में गाइस अगर आप चेक करोगे अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस अल्फा साइन अल्फा दोनों नेगेटिव होते हैं, वो बात सही है। लेकिन कॉस अल्फा की वैल्यू जो है मैक्सिमम या मिनिमम कितनी हो सकती है, -1 तो नहीं होगी। तो ये मतलब एक्सप्रेशन नेगेटिव कभी नहीं होगा, तो न्यूमरेटर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर डेफिनेटली नेगेटिव आ जाएगा, उस वजह से आपका ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो अब नेगेटिव को मॉड पॉजिटिव कैसे करता है, तो बेसिकली मैंने बेसिकली मॉड एक्स क्या होता है, -x होता है अगर x नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। सिमिलरली माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये आ जाएगा गाइस। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2 बाय साइन अल्फा। ये यस उसके पीछे का रीजन। ओके कूल, थैंक यू धनंजय। थैंक यू सर। ओके गाइस, आई होप सो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके कूल, सो थैंक यू गाइस, आई होप सो आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अभी के लिए मैं ये लेक्चर एंड कर रहा हूँ। जिन लोगों को भी डाउट है प्लीज वेट हियर, वो डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा आपके।